नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल के आभासी मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक गजल के नाम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया है, जिसका शीर्षक है शामे गजल। इससे पहले कल आप लोगों ने सुना होगा। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और उनकी भाषाई चेतना उतनी विस्तृत या विकसित नहीं है, क्योंकि सभी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे हैं और हिंदी में जो उनकी गति है वो उतनी बेहतर नहीं है जैसा कि होना चाहिए उम्र के इस पड़ाव पर आकर के। बहरहाल मैं बिना किसी विलंब के, चूंकि आज समय थोड़ा सा ज्यादा बीत चुका है, इस कार्यक्रम के लिए हम लोग पहले से ही आधे घंटे विलंब से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में जो भी हमारे प्रतिभागी हैं उनको बुलाना चाहता हूं। मैं इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाता हूं कृषिका चौबे को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। इस क्रम में अगली जो प्रतिभागी हैं प्रज्ञा भार्गव, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। इस क्रम में मैं प्रत्युष चौबे जी को बुलाना चाहूंगा। नन्हे कलाकार, प्रतिभावान और आखिरी अक्षर चौबे, आगे आ जाइए। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए। मैं एक सूचना दे देता हूं कि जो कल और आज मैंने संचालन किया है इस कार्यक्रम का, चूंकि यह शुरुआत है, अभी बच्चे हैं ये लोग, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आगे के कार्यक्रम में एक जैसे रोटेटरी चीजें रहे कि घूम करके क्रमशः सबको संचालन करना है। संचालन का यह जो दायित्व है वह सभी करेंगे और इसमें किसी भी कार्यक्रम की जो एक औपचारिक रूपरेखा होती है, जिसके तहत या उसका जो कार्यक्रम का विन्यास होता है, उसके तहत संचालन और धन्यवाद ज्ञापन ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें एक शुरुआत में और एक आखिर में। तो इन बच्चों को मैं उसकी भी तैयारी करवाऊंगा, इन बच्चों के का, जिससे कि ये लोग भी आगे के कार्यक्रमों का संचालन भी करें और वे धन्यवाद ज्ञापन भी करें। मेरी भूमिका इतनी ही है कि मैं इन बच्चों के साथ उपस्थित हूं और इस साहित्यिक आयोजन में, जैसा कि आप सभी को पता है, यह आयोजन गजल को समर्पित है और उसमें भी हिंदी गजल को। हालांकि मैंने इसमें कोई सीमा नहीं निर्मित किया है जिसके तहत कि इसमें उर्दू के गजल ना आ पाए। इसमें हिंदी और उर्दू, चूंकि कहा जाता है कि दोनों बहनें हैं, हिंदी और उर्दू, तो दोनों भाषाई जो गजलकार हैं उनके गजलों का पाठ इन बच्चों के द्वारा आप सभी को सुनने को मिलेगा। इसमें जहां कहीं भी त्रुटि हो, भूल हो, अबोध समझ करके इन बालकों को आप लोग क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, विनती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस क्रम में मैं सबसे पहले कृषिका चौबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। देखिए आज ये क्या सुनाती हैं कृषिका। जैसा कि मैंने पिछले रोज बताया था कि मेरा नाम कृषिका चौबे है और आज मैं बशीर बद्र की ताजा नज़्मों में से कुछ उनकी नज़्म आपको सुनाना चाहूंगी। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ।
बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को हुआ था। वह एक भारतीय कवि थे। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाते थे और वह उर्दू भाषा में लिखते भी थे। खासतौर पे उर्दू भाषा में वो गजलें लिखा करते थे। तो आइए उनकी कुछ गजलें सुने। चांद को चांदनी दिखाऊं क्या, वाह, चांद को चांदनी दिखाऊं क्या, उस गजल को गजल सुनाऊं क्या, वाह 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 वाह, उस गजल को गजल सुनाऊं क्या। इन तारों को आ रही है बहुत को, अपने घर का पता बताऊं क्या, कल्पना खो गई है तारों में, कल्पना खो गई है तारों में, अपनी बच्ची को ढूंढ लाऊं क्या, हर तरफ कार रेल और बसें, अब समुंदर में घर बनाऊं क्या, आज संडे है कल भी छुट्टी है, आसमानों घूम आऊं क्या, खूबसूरत बहुत है मान लिया, खूबसूरत है बहुत मान लिया, बाल बच्चों को भूल जाऊं क्या। इसी के साथ मैं एक और आपको सुनाना चाहूंगी उनकी गजल। स्वागत है। गम हमेशा खूबसूरत दीजिए, गम हमेशा खूबसूरत दीजिए, हम मोहब्बत है मोहब्बत दीजिए, हम मोहब्बत है मोहब्बत दीजिए, धूप में फूलों की पलक चूमिए, धूप में धूप में फूलों की पलक चूमिए, अजनबी बच्चों की चाहत दीजिए, झील सी आंखों में पूरे चांद को, धूप की झीलों में पूरे चांद को डूब जाने की इजाजत दीजिए, इन परिंदों पर भरोसा कीजिए, आसमां छूने की हिम्मत कीजिए, आपसे मिलकर बहुत जी खुश हुआ, आपसे मिलकर जी बहुत खुश हुआ, फिर मिलेंगे अब इजाजत दीजिए। बहुत जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। ये थी कृषिका जिन्होंने 2 गजल सुनाया हम सभी को और आप सभी दर्शकों को। इसके लिए जोरदार तालियां। कहा गया है वफा भी करना जफा भी करना, निगाह उल्फत कभी न करना। इस क्रम में कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं प्रज्ञा भार्गव को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। इस बीच अरुणा भार्गव भी हैं हम सभी के साथ। मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैं भूल गया था। हम सबके बीच हैं ये भी, और ये अपने जो तिपहिया इनका वाहन है उस पर बैठी हुई हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रही हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। आइए प्रज्ञा। आज मैं आप सभी को दुष्यंत कुमार की गजलें सुनाऊं। स्वागत है। कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैशर सही शहर के लिए, कहाँ चिराग मैशर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए,
चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कहाँ तो तय का चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कहाँ तो तय का चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे, तेरा निजाम है सिल दे जुबा शायर को, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर को। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो तय का चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। बहुत बढ़िया प्रज्ञा भार्गव, आपने दुष्यंत के उस गजल को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। नीदा फाजली ने लिखा है, सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना, कदम यकीन में मंजिल गुमान में रखना। जो साथ है वही घर का नसीब है, लेकिन जो खो गया है उसे भी मकान में रखना। जो देखती है निगाहें वही नहीं सब कुछ, जो देखती है निगाहें वही नहीं सब कुछ। ये ऐतिहास भी अपने बयान में रखना। वो एक ख्वाब जो चेहरा कभी नहीं बनता, बना के चांद उसे आसमान में रखना। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं गजल की उस बारीकियों और खूबसूरती को, जिस मिजाज के साथ पढ़ने के लिए जाने जाते हैं प्रत्युष चौबे जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। प्रत्युष चौबे चला जाए। नमस्ते मित्रों, मैं प्रत्युष चौबे। पहले तो मैं मालवीय जी को प्रणाम करता हूँ और फिर से एक बार और मैं आपको गजल सुनाऊंगा आदिल रशीद की। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। खता तेरी इसमें क्या है, यही मेरा मुकद्दर है।
सहारा जिसको देता हूँ वही नीचे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आके दिखाता है। ये आदिल रशीद की जानी मानी गजल है। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। बहुत बहुत प्रत्युषी, हम सभी इस उम्मीद में है कि आप गजलों की जो संख्या है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि कहन की जो यह भंगिमा है, जो शैली है और गजल के पूरे उत्स के साथ जो आप प्रस्तुत करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। आगे और तैयार करिए और प्रगति करिए, ऐसी कामना है हम सबकी। इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं बहुत ही होनहार, प्रतिभा संपन्न और गणित के जाने माने से तात्पर्य विद्यालय में है। ये अपने स्कूल में गणित की उस समझ के लिए जाने जाते हैं जिसमें अपनी उम्र से अधिक क्लास की या कक्षाओं की जो समस्याएं रहती हैं गणित से उलझी हुई, गणित में उलझी हुई या गणित से जुड़ी हुई, उन समस्याओं का निदान ये छुट्टियों में करते हैं। ऐसे हमारे प्रिय अक्षर चौबे जी आए और गजल की पंक्तियां पढ़ें। धन्यवाद सर। मैं अक्षर चौबे आप सभी के सामने गजल में अपना गजल एक प्रस्तुत करूंगा जो कि मिर्जा फाजली का है। दुनिया जिसे कहे हैं जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलाम, हर वक्त का रोना तो बेकार सा रोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने की राह है, बचना है, इस छत को भुगोना है। इसी वाणी से अपने गजल को गुनाम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, आपने भी बहुत कम शेर पढ़े हैं। इस कोशिश करिए कि इसमें और बढ़ोतरी हो ताकि दर्शकों का जो उनका जो मन है वह भी आपकी तरफ आकर्षित हो। तो जरूरी है कि आप गजलों की संख्या बढ़ाएं, मेरी ऐसी आपसे उम्मीद भी है और ऐसा आदेश भी है। और सर मत कहिए। तो निदा फाजली ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तो यह आज का यह आयोजन था जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी तरफ से एक ऋषिका जी ने 2 गजल सुनाए। बहुत उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस आयोजन में उन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की है आज के कार्यक्रम में। और उनसे भी खूबसूरत तरीके से प्रज्ञा भार्गव ने गजल प्रस्तुत किया गीत के रूप में गा करके। तो मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी के प्रति अक्षर और प्रत्युषी कृतज्ञता मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और अपने व्यस्ततम समय में से, व्यस्ततम क्षणों में से कुछ पल इस कार्यक्रम को दे रहे हैं। और इसी बहाने की अपनी तैयारी भी हो रही है कि किसी कार्यक्रम में कैसे बोलना है। तो आप सब भी अगर दर्शक सुन रहे होंगे और खासतौर से बच्चे जो सुन रहे होंगे, मैं समझता हूं कि उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है यह पूरा कार्यक्रम। ये जितने
एपिसोड होंगे वह कहीं ना कहीं सुदूर जो गांव में सुन रहे होंगे बच्चे, और मैं निश्चित तौर पर यह समझ रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे इस भारत भूमि में अलग अलग गांव में रहते हैं जिनमें प्रतिभा खूब है, प्रखर प्रतिभा है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें एक मंच प्रदान किया जाए। तो मेरी ये कोशिश होगी कि अभी तो ये कुछ बच्चे हैं और आगे इस कार्यक्रम को जो इसकी तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित होगा, हम लोग और कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। और मैं एक दो और बातों से इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। जब मैं बीए में था और मेरा प्रवेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला संकाय में हुआ था, उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर पंजाब सिंह जी थे और उन्होंने अटेंडेंस यानी उपस्थिति को एक नियत स्थिति में रख दिया था। नियत का मतलब 90% उपस्थिति अनिवार्य थी। अगर उसमें अगर कम है तो आपको मेडिकल लगाना पड़ता था, जिसमें बच्चे या कोई भी बीमार होता था, या इस स्थिति में 15% की छूट थी। तो उस दौर में हम लोग कक्षाएं खूब किया करते थे और जो भी कक्षा खाली रहता था उसमें मैं प्रवेश कर जाता था और बैठ करके जो प्रोफेसर होते थे उस समय के, उसमें से बहुत लोग अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं उनकी कक्षाओं में मैं ये नहीं देखता था कि मेरा यह विषय है अथवा नहीं, मैं बैठ करके और सुनता था। तो उस दौर में एक उत्साह बना रहता था, खासतौर से एक छात्र के रूप में। हालांकि आज मैं एक अध्यापक और हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते मैं बच्चों को देखता हूं कि यह उत्साह अभी भी बना हुआ है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है। तो बच्चे आ रहे हैं और उनमें पढ़ाई के प्रति एक खास किस्म का लगाव है और इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़ाव है। तो बीए प्रथम वर्ष में मैंने एक कविता रचा था। उसका कुछ इस तरह से उसमें उसकी पंक्तियां इस तरह से थी। आंखों में हो दिव्य स्वप्न, मस्तक पर मधुर प्रकाश हो, आत्मविश्वास गगन से ऊंची, लक्ष्य का बस प्रयास हो, एक राह हो एक अभियान, उत्साह की ही सांस हो, बिखरे पड़े राह में अनगिनत, किसी की ना प्रवाह हो, मन मस्तिष्क के चित्रपटल पर उसी का बस प्रभात हो, देखे हुए भी जो कर चुके दिल में उनके आ हो। तो एक लक्ष्य प्राप्ति, यानी एक लक्ष्य था दिमाग में, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास भी था, जो कि धीरे धीरे आत्मविश्वास में परिणत हो रहा था, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा था। चूंकि लक्ष्य के प्रति हम लोग केंद्रित थे, हम लोग जो कुछ भी गतिविधियां करते थे विश्वविद्यालय में, वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते थे। अगर मैं क्रिकेट के ग्राउंड में मैच खेल रहा हूं, तब भी मेरे दिमाग में अपना लक्ष्य घूमता रहता था कि मेरा जो मुख्य जो लक्ष्य है मेरा, यानी कि जो मुख्य ध्येय है, उससे मैं ना भटकूं। तो आज जरूरत है इस बात की। बच्चे बहुत ज्यादा भटक जा रहे हैं, इसलिए भी भटक रहे हैं क्योंकि आजकल ये मोबाइल पर बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जिसके कारण हम लोग भटक जाते हैं। उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग के समय में ये मोबाइल नहीं था, हालांकि इसकी अपनी उपयोगिता भी है। इसका नाम है स्मार्टफोन, तो इसको चलाने का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। अगर हम अपने काम की चीजें इस मोबाइल के माध्यम से देखते हैं या इसका उपयोग
अगर हम अकादमिक जीवन से जुड़े हैं या किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान से या व्यावसायिक प्रतिष्ठान से, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जो भी इसमें अन्य चीजें हैं उसकी तरफ हम आकर्षित हों। उसके बिना भी हम लोग इस मोबाइल का खूबसूरती से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें जो भी जिनकी भी रुचि होगी इस तरह के आयोजनों में, वो इस मंच पे यानी YouTube के माध्यम से इस तरह के आयोजन को देख सकते हैं। तो अभी तो ये दूसरा दिन है, आगे इसमें हम लोग गजल की वैरायटी में और ज्यादा बदलाव करेंगे और बड़े बड़े गजलकारों को इसमें शामिल करेंगे। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बच्चों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहा हूं, ताकि ये लोग जो अपना समय दे रहे हैं और ज्यादा गजल की तरफ मुड़े और सीखें और समझें और पढ़ें और एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करें, उसकी अर्थवत्ता को समझें, किस अर्थ में उस गजलकार या कवि विशेष ने उस शब्द का व्यवहार किया है या प्रयोग किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं निदा फाजली की ही कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। उसने अपना पैर खुजाया, अंगूठी के नग को देखा, कुछ कर खाली जग को देख, आंचल से धागा तोड़ा, चार पाई का बार मरोड़ा, भरे पूरे घर के आंगन में कभी कभी वो बात जो लब तक आते आते खो जाती है, कितनी सुंदर हो जाती है। जो लब तक आते आते खो जाती है, कितनी सुंदर हो जाती है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के समापन की मैं औपचारिक घोषणा करता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।